तो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में वर्ग 10 के रसायन विज्ञान का अंतिम पाठ, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में हम लोग जानेंगे कि कौन सा तत्व किस समूह में, किस वर्ग में आवर्त सारणी में सजाया गया है और किस किस गुण के आधार पर सजाया गया है। आप लोग देखते होंगे किराना दुकान में सभी प्रकार के बिस्किट एक तरफ, द्रव पदार्थ एक तरफ, साबुन एक तरफ। तो उसी प्रकार आवर्त सारणी में भी तत्वों को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग सजा करके रखा गया है समूह में। आइए इस पाठ के बारे में देखते हैं। इस पाठ का पहला सवाल है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। एक समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में सजाने की प्रक्रिया को, एक समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में सजाने की प्रक्रिया को तत्वों का आवर्त वर्गीकरण कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अभी हम समझाए थे कि किराना दुकान में जाते हैं तो बिस्किट सभी एक तरफ, साबुन एक तरफ, द्रव पदार्थ एक तरफ सजा करके रखा होता है ताकि हम आसानी से उसे ढूंढ सकें। तो इसी प्रकार तत्व को भी आवर्त सारणी में एक समान गुण वाले तत्वों को एक वर्ग में रखा गया है ताकि उसका अध्ययन करना हो तो हम उसे आसानी से ढूंढ सकें, अध्ययन कर सकें। हमारा अगला स्टार है डोबेराइनर का त्रिक नियम। त्रिक का मतलब होता है 3। बात ऐसा है कि तत्वों को सबसे पहले सजाने का प्रयास डोबेराइनर ने किया था। इन्होंने 3 तत्वों को एक साथ रखा था। तो आइए देखते हैं इनका नियम क्या है। यदि एक समान गुण वाले 3 तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष दोनों तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल है, लिथियम का भार होता है 7, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। यहाँ मध्य में कौन है? सोडियम। 7 है, 23 है, 39 है, तो मध्य वाला कौन हुआ? सोडियम। तो सोडियम का भार क्या होगा? तो सोडियम का द्रव्यमान जो होगा, अन्य जो 2 बच गए हैं लिथियम और पोटेशियम, इन दोनों के द्रव्यमानों के औसत के बराबर होगा। औसत का मतलब होता है जिनका औसत निकालना है उनको ऊपर जोड़ते हैं और वे संख्या में जितने होते हैं उतने से भाग देते हैं। तो यहाँ पर सोडियम का द्रव्यमान हमको निकालना है तो कौन कौन तत्व के भार को जोड़ेंगे हम? तो लिथियम और पोटेशियम। 7 + 32 को 2 से भाग दिया गया तो हमें 23 प्राप्त हुआ। और जैसा कि सोडियम का भार 23 होता भी है, तो यहाँ पर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक समान गुण वाले तत्व हैं। तो इनको हम जब बढ़ते क्रम में भार में सजाए तो सोडियम बीच में पड़ा तो इसका भार किनारे किनारे वाला के दोनों के औसत के बराबर होगा। कहने का मतलब 3 लड़का है, बढ़ते हुए भार के क्रम में उसको सजाया गया तो बीच वाला का जो भार आएगा दोनों किनारे वाले के भारों का औसत होगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि सोडियम का भार किन 2 तत्वों के भार के औसत होगा? तो लिथियम और पोटेशियम। ऐसे ही आगे भी एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखेंगे डोबेराइनर के त्रिक नियम की सीमाएं। सीमाएं का मतलब होता है कहाँ तक सीमित रहा, आखिर क्या क्या इसमें दोष रहा। नंबर 1, यह नियम
सभी तत्वों पर लागू नहीं हो पाया। कहने का मतलब है कि उस समय जितना तत्व खोजा गया था सभी तत्वों को इस नियम के आधार पर सजाना संभव नहीं हो पाया। नंबर 2, त्रिक नियम कुछ ही तत्वों पर लागू हुआ, मतलब कुछ ही तत्वों तक सीमित रहा। तीसरा, उस समय जितने भी तत्व ज्ञात हुए थे उनमें से केवल इन्होंने 3 ही त्रिक ज्ञात किए। एक त्रिक में 3 तत्व, तो 3 त्रिक में 9, तो इन्होंने 3 त्रिक ही बनाए थे, बाकी पर इनका नियम लागू नहीं हो सका। वो तीनों त्रिक एग्जाम्पल में दिया गया है, वो एग्जाम्पल ध्यान देने योग्य है। कौन कौन त्रिक एक साथ आएगा और किसका भार, मतलब कौन सा मध्य में है कि औसत के बराबर होगा। हमारा अगला स्टार है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। अष्टक मतलब इन्होंने अब 8 तत्वों को सजाया। अष्टक का मतलब हुआ 8, त्रिक का मतलब था 3। यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो प्रत्येक 8वां तत्व का गुण पहला तत्व के गुण के समान होता है। ये उसी प्रकार होता है जैसे कि संगीत में 8वां स्वर पहले के समान होता है। आप सभी सुने होंगे सॉन्ग सारे गामा पाधा निसा सा नी धा पा मा गा रे सा। सा से शुरू होगा, सा पर ही ख़त्म होगा। सा रे गा मा पा धा नी सा, उधर से पढ़ेंगे तो सा नी धा पा मा गा रे सा। तो संगीत का 8वां स्वर पहला स्वर के समान है। तो उसी प्रकार न्यूलैंड्स बताते हैं कि जो तत्व हैं उनको हम बढ़ते हुए द्रव्यमान के क्रम में सजाएंगे, बढ़ते हुए भार के क्रम में, तो 8वां तत्व जो भी होगा पहला के समान होगा। कहीं से भी गिनती कीजिए, 8वां का गुण पिछला पहला के, यानी कि पहला का गुण 8वां का, कहीं से भी गिनती करेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, इसका भार भी 1 है। हाइड्रोजन से प्रारंभ किया जाएगा तो उस समय 8वां तत्व हाइड्रोजन के बाद जो भी आएगा उसका एक समान गुण होगा। इन्होंने हाइड्रोजन से शुरू करके और थोरियम पर ख़त्म किया था। तो ये पॉइंट है कि हाइड्रोजन शुरुआत तत्व है और थोरियम लास्ट। किनके अनुसार? तो न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम के अनुसार। पूछेगा आपसे कि तत्वों का अष्टक नियम किसने दिया? तो न्यूलैंड्स ने। तत्वों का त्रिक नियम किसने दिया? तो डोबे राइनर ने। तत्वों को सबसे पहले कौन सजाया? तो डोबे राइनर ने। अब पढ़ेंगे न्यूलैंड्स के नियम की सीमाएं यानी कि दोष। नंबर 1, यह केवल कैल्शियम तक ही लागू हो सका। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है, मतलब 20 तक लागू हुआ, उसके बाद लागू नहीं होता है। दूसरा, यह केवल हल्के हल्के तत्व पर ही लागू होता है। तीसरा, इन्होंने ऐसा माना कि प्रकृति में केवल 56 तत्व हैं और भविष्य में आविष्कार नहीं हो सकते हैं। लेकिन अब तो देखा जाए तो 114 तत्व हो गए हैं, और अर्थात वो गलत बोले थे। अगला, निष्क्रिय गैस के खोज होने के बाद उनका यह नियम बिगड़ जाता है। बात ऐसा है कि जिस समय वो नियम दे रहे थे उस समय निष्क्रिय गैस, कहने का मतलब है कि जिस समय ये नियम दे रहे थे उस समय निष्क्रिय गैस खोज नहीं हुई थी। जब बाद में खोज हुई तो तत्वों का क्रम इधर उधर हो गया, तो इसलिए इनका नियम था कि 8वां तत्व का गुण समान होना था, लेकिन अब 9वां गुण समान होने लगा, 9वां तत्व का गुण। बात ऐसा है कि रात्रि दौरान वीडियो बन रहा है सुनसान जगहों पर, इसलिए हम जल्दबाजी में सॉल्यूशन को हल्का हल्का ही समझा दे रहे हैं बेस्ट लेवल में। हम समझ रहे हैं परेशानी होगी वीडियो को समझने में, परंतु क्लास में आपको एक एक क्लास चैप्टर को समझा दिया जाएगा। हमारा अगला स्टार है मेंडलीव का आवर्त सारणी।
मतलब आवर्त नियम। ये मेंडलीव का नियम बहुत ही योगदानपूर्वक है। इनके नियम के आधार मान करके ही नया नियम बना है। तो आइए इनका नियम पढ़ते हैं। यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए, यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद लगभग एक समान गुण वाले तत्व प्राप्त होते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 6 आवर्त और 8 वर्ग हैं। पैराग्राफ चेंज। मेंडलीव के आवर्त सारणी के गुण यानी कि उपलब्धियां। नंबर 1, इन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया। मतलब पिछले जो वैज्ञानिक भार के क्रम में सजा रहे थे तो इन्होंने भी वैसा ही फॉलो किया, बढ़ते हुए भार में ही सजाया। नंबर 2, मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान छोड़ दिए गए और भविष्यवाणी की गई थी कि भविष्य में नए तत्वों का आविष्कार होगा और ये खाली स्थान भरे जाएंगे, और ऐसा हुआ। लेकिन ये खुद ही अपने नियम के विरुद्ध तत्व को सजा दिए, इसलिए इनका दोष माना गया। अब है पैराग्राफ चेंज कर। मेंडलीव के आवर्त सारणी के सीमा यानी कि दोष। मतलब इनका दोष क्या क्या था? तो इनका दोष है, पहला, हाइड्रोजन की अनिश्चित स्थिति। कहने का मतलब है कि एक तत्व को एक ही स्थान मिलना चाहिए, लेकिन इन्होंने हाइड्रोजन को 2 स्थान दिया था। पहला है हाइड्रोजन की अनिश्चित स्थिति। इन्होंने हाइड्रोजन को वर्ग 1 के ए में और वर्ग 7 के बी में, अर्थात 2 जगह रख दिया। अब एक तत्व है तो एक स्थान होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 2 जगह दे दिया हाइड्रोजन तत्व को, इसलिए यह उनका दोष हुआ। नंबर 2, परमाणु के द्रव्यमान में अतिक्रमण। इन्होंने आवर्त सारणी को बढ़ते परमाणु के द्रव्यमान के क्रम में सजाया, लेकिन कहीं कहीं अधिक द्रव्यमान के तत्व को पहले रख दिया। जैसा कि अभी आप पीछे देखें कि इनका नियम किस पर आधारित था, तो बढ़ते हुए भार के क्रम में, मतलब भार बढ़ता जाना चाहिए। तो हुआ यूँ कि ये कुछ तत्व को कम भार वाला तत्व से पहले रख दिया, इसलिए इनका दोष हुआ। नंबर 3, समस्थानिकों के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं। उनके समय समस्थानिक का आविष्कार नहीं हुआ था, उन्होंने इसके लिए स्थान भी नहीं छोड़ा। देखिए समस्थानिक क्या होता है, उनका परमाणु संख्या समान होता है, भार अलग अलग होता है। समस्थानिक मतलब स्थान समान होगा, तो जब स्थान समान है तो भार अलग अलग होगा। ये वर्ग 9 में आप पढ़े थे। चौथा नंबर है कि समूह 8 में 3 तत्वों को एक साथ रख दिया। कहने का मतलब है कि जब इन्होंने भार को बढ़ते क्रम में सजाया है तो एक ही जगह पर 3 तत्व कैसे आ गए? उनको बढ़ते हुए भार में ही सजाना चाहिए था। तो ये जैसे नियम दे रहे थे उसके खिलाफ इन्होंने तत्वों को सजा दिया, इसलिए यह भी दोष माना जाएगा। हमारा नेक्स्ट सवाल है, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में किन किन मापदंडों का उपयोग किया? मापदंड का मतलब होता है आधार। किस आधार पर मतलब उन्होंने
टेबल को सजाया। तो मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए निम्नलिखित मापदंडों को अपनाया था। नंबर 1, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया। नंबर 2, एक समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में यानी कि समूह में रखा। नंबर 3, तत्वों को हाइड्राइडों और ऑक्साइडों के सूत्र को मूल गुणधर्म मानकर सजाया। कहने का मतलब है कि मेंडलीव नियम दिए थे कि तत्व को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया जाएगा, तो निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व मिलेंगे। तो वहीं से आंसर निकल रहा है कि मापदंड क्या था, तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान, एक समान गुण वाले को एक जगह रखा। किस आधार पर? तो हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र को गुणधर्म के आधार पर। अगला सवाल है, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैस अर्थात निष्क्रिय गैस को अलग वर्ग में समूह में क्यों रखा गया? तो देखिए, बात ऐसा है कि जिस समय मेंडलीव नियम दे रहे थे उस समय निष्क्रिय तत्व की खोज नहीं हुई थी, बाद में हुई। तो जब बाद में हुई तो एक नया समूह, 18वां समूह, शून्य जिसको बोला जाता है शून्य समूह में रख दिया गया। देखिए उत्तर बढ़िया से, जब मेंडलीव आवर्त सारणी तैयार कर रहे थे तो उस समय उत्कृष्ट गैस अर्थात निष्क्रिय गैस अर्थात अक्रिय गैस का आविष्कार नहीं हुआ था। इनके आवर्त सारणी तैयार होने के बाद आविष्कार हुआ था। इसलिए मेंडलीव के आवर्त सारणी को छेड़छाड़ किए बिना ही अलग वर्ग शून्य अर्थात 18वां वर्ग में उत्कृष्ट गैस को रखा गया है। हमारा अगला स्टार है आधुनिक आवर्त नियम। देखिए, पीछे हम लोग पढ़ रहे थे मेंडलीव का, अब आधुनिक पढ़ेंगे जिसको मोसले नामक रसायनज्ञ ने तैयार किया। यदि तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद एक समान गुण वाले तत्व प्राप्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह हैं। अन्य शब्दों में मतलब वैसे चाहे ऐसे याद कीजिए, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। यह नियम 1913 में हेनरी मोसले ने दिया। आधुनिक आवर्त सारणी की उपलब्धि का मतलब हुआ गुण। नंबर 1, यह बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर आधारित है। देखिए, पीछे जितना भी नियम पढ़े हैं वे सब कैसे सजाया गया था? भार के आधार पर। लेकिन ये अंतिम वैज्ञानिक आते हैं जो कि भार नहीं बल्कि क्या, तो परमाणु संख्या के आधार पर सजाते हैं। परमाणु संख्या क्या होता है? तो तत्व के नाभिक में जितना प्रोटॉन होता है, प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। आप ये सब 9th क्लास में पढ़े थे। नंबर 2, इसमें अज्ञात तत्व के लिए खाली स्थान छोड़ा गया है और बहुत तत्व की खोज भी हुई है। नंबर 3, आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातु के द्वारा धातु और अधातु को अलग किया गया है। कहने का मतलब है कि आवर्त सारणी आप देखेंगे तो बीच में आपको उपधातु मिलेगा, बायां साइड और दायां साइड धातु अधातु आपको बांटे गए मिलेंगे। अधातु मिलेगा बायां साइड और धातु मिलेगा दायां साइड। अधातु दायां साइड और बायां साइड धातु, मतलब इसे बायां हाथ बढ़िया है। अगला है, इसमें सामान्य तत्व, अक्रिय तत्व, हैलोजन तत्व, संक्रमण तत्व को स्पष्ट रूप से
अलग अलग किया गया है। अगला है, इसमें हाइड्रोजन को निश्चित स्थान दिया गया है। कहाँ पर रखा? तो पहला वर्ग में, पहला आवर्त में। वर्ग क्या होता है? तो जिस प्रकार पेड़ खड़ा होता है धरती पर, इसी प्रकार के पंक्ति को, खड़े खड़े पंक्तियों को हम बोलेंगे वर्ग। वर्ग यानी कि समूह। और जो धरती के समांतर जाएगा, सात नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में देखा जाए, इसमें उप समूह ए और बी अलग वर्ग में रखे गए हैं, जबकि मेंडलीव में ये दोनों को एक ही वर्ग में रखा गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार मेंडलीव की आवर्त सारणी के विसंगतियों को दूर किया गया? प्रश्न कहने का मतलब है कि जो मेंडलीव नियम दिए थे उसमें कई प्रकार के दोष हैं, तो जब आधुनिक टेबल बनाया गया तो उसमें कौन कौन से दोष को कैसे निवारण किया गया, मतलब क्या किया गया कि उनका दोष दूर हो गया नया टेबल में? तो देखिए उत्तर, आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा निम्नलिखित प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी की दोषों को दूर किया गया। नंबर एक, मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को अलग अलग दो वर्गों में रखा गया था, जो आधुनिक आवर्त सारणी में पहला आवर्त और पहला वर्ग में रखा गया। कहने का मतलब कि जो मेंडलीव में
हाइड्रोजन को रखा गया था, 2 जगह रखा गया था, जो कि गलत था। तो जब नया टेबल बनाया गया तो इसमें एक जगह पहला आवर्त पहला वर्ग में रखा गया। नंबर 2, मेंडलीव की आवर्त सारणी में पढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर तत्व को रखा गया था, जिसके कारण अधिक द्रव्यमान वाले तत्व पहले आ गए थे। लेकिन जब आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या को आधार माना गया तो यह दोष अपने आप दूर हो गया, क्योंकि जिसका परमाणु संख्या कम है उसका भार भी कम है, मतलब वो दोष अपने आप ही दूर हो गया। नंबर 3, मेंडलीव के आवर्त सारणी में अक्रिय गैस को कोई स्थान नहीं दिया गया था, क्योंकि उस समय उसका आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 18 में उसे स्थान दिया गया है। चौथा, मेंडलीव के आवर्त सारणी में समस्थानिक के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिक को अपने आप ही स्थान मिल गया। कहने का मतलब है कि समस्थानिक का भार अलग अलग होता है, तो मेंडलीव उनके लिए जगह नहीं छोड़े थे। लेकिन जब आधुनिक टेबल बनता है तो ये क्रमांक के आधार पर बनता है और समस्थानिक का क्रमांक समान होता है। जैसे कार्बन के परमाणु संख्या 6 है, तो कार्बन के जितने भी समस्थानिक होंगे वो सभी 6 नंबर पर बढ़ जाएंगे। इस प्रकार समस्थानिक वाली समस्या भी दूर हो गई। अगला नंबर है 5, मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्ग 8 में 3 तत्वों को एक साथ रखा गया था, जो आधुनिक आवर्त सारणी में अपने आप ही ठीक हो गए। अब आगे कुछ प्रश्न हैं जो वर्ग 9th में आप पढ़े थे। क्वेश्चन है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो किसी तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखिए यहाँ पर सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला गया तो 2 8 1 हुआ, तो बाहरी कक्षा में कौन कितने हैं? 1 हैं, तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हुआ। मतलब बाहरी कक्षा में जो भी दाहिना साइड होगा, जितने होंगे वहाँ पर लास्ट में दाहिना साइड, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। बाकी किनारा वाला को छोड़ के जितना बच जाता है सबको जोड़ने पर कोर इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब कोई भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाल कर देखेंगे और सबसे दाहिना साइड बाहरी कक्षा होगा, उसको छोड़ के बाकी जो तत्व बचेगा सबको जोड़ेंगे। जैसे यहाँ दिखाया जा रहा है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1, तो बाहरी कक्षा पे 1 हुआ, इस 1 को हटा दीजिए, बाकी जो बच गया 2 और 8 जोड़ दीजिए, 2 + 8 कितना हुआ? 10। तो कोर इलेक्ट्रॉन सोडियम का कितना हुआ? 10। हमारा अगला स्टार है संयोजकता या वैलेंसी। किसी तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा को इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण या साझेदारी करनी पड़ती है उसे संयोजकता कहते हैं। मतलब बाहरी कक्षा को फुल किया जाता है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए जगह होता है, यदि फुल हो जाए तो जितना फुल होने के लिए या साझा करने के लिए ज़रूरत होगी उसको बोलेंगे हम वैलेंसी। यहाँ पर सोडियम का एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है 2,8,1, बाहरी कक्षा में 1 है, तो वहाँ पर बाहरी कक्षा फुल होने के लिए उसको 8 गो होना पड़ेगा, तो 7 इसको कोई इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो 1 का ये त्याग करेगा। तो जितना ग्रहण करना पड़े, जितना त्यागना पड़े या जितना साझेदारी करना पड़े, त्यागना मतलब होता है छोड़ देना, ग्रहण मतलब होता है लेना, साझेदारी का मतलब होता है किसी के साथ लेन देन मिलाप करना।
यहाँ पर नोट है नंबर 1, आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं, क्षैतिज मतलब पृथ्वी के समांतर। दूसरा, आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर कतार को यानी कि ऊपर नीचे को पेड़ जैसा समूह या वर्ग कहते हैं। नंबर 3, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन जितनी कक्षाओं में बढ़ते हैं आवर्त संख्या कहलाता है। जैसे सोडियम का एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2,8,1 कितना कक्षा बढ़ा है? 3 कक्षा में बढ़ गया तो इसका आवर्त हुआ 3। अगला है, यदि किसी तत्व का संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 या 2 हो तो उसके वर्ग की संख्या वही होती है। इलेक्ट्रॉन 2 से अधिक हो जाए तो 10 जोड़ने से वर्ग संख्या निकलता है। एग्जाम्पल, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाया जा रहा है 2,8,1। यहाँ बाहरी कक्षा में 1 है मात्र, इसलिए वर्ग संख्या 1 ही होगा इसका। अगला कैल्शियम का दिखाया जा रहा है, परमाणु संख्या 20 होता है तो 2,8,8,2 बाहरी कक्षा में कितना हुआ? 2 हुआ। तो जब बाहरी कक्षा में 1 हो चाहे 2 हो तो वही वर्ग संख्या हो जाएगा। 1 है बाहरी कक्षा में तो वर्ग संख्या 1, बाहरी कक्षा में 2 है तो वर्ग संख्या 2, लेकिन 2 से ज़्यादा होगा तो 10 जोड़ के बताएंगे। जैसे मान लो किसी के बाहरी कक्षा में 3 आया तो 10 जोड़ेंगे तो 10 + 3 13 हो जाएगा। अब हमारा अगला नोट है गुण बाएं से दाएं जाने पर, तत्वों के गुण। यहाँ से कोई भी गुण के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। धात्विक गुणधर्म, एक टेबल है गुण का, एक है बाएं से दाएं जाने पर, एक है ऊपर से नीचे आने पर। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें बायां हाथ से दायां हाथ की ओर जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा। नंबर 1 पर धात्विक गुण, 2 पर अधात्विक, 3 पर परमाणु का साइज, 4 पर विद्युत धनात्मक, फिर विद्युत ऋणात्मक। इसके लिए टेबल दर्शाया गया है, आप इसे ध्यान कर लेंगे। बाकी आएंगे हम क्लास में तो बोर्ड पर इसको समझाएंगे तब समझ में आएगा। आइए देखिए, तब तक कुछ दृश्य देख लीजिए इधर का, सुनी सन रातों में कैसे कैसे दिखाई देती है। देखिए यही मिला है हम लोगों को परिचय पत्र।